देखो ध्यान दो। तो कल वाला जो पढ़ा आपने उसको जाके देखा था एक बार? कल जो पढ़ाएगा था उसको आपने जाके देखा वापस से? डाउट क्लियर हुए? चीजें समझ में आई, आसान लगी? ठीक है, अब मुझे बताओ उनकी थ्योरी लिखवाऊं या रहने दूं? लिखवाऊं? अरे एक मत तो बोलो, लिखवानी है? लिखवानी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बिंदु की बात कर लेते हैं हम। जैसे एक तो है फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारण क्षमता। क्या है? क्षेत्र धारण क्षमता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? एफ सी से। किससे इंडिकेट करते हैं? एफ सी से इसको इंडिकेट करते हैं शॉर्ट के अंदर। पहली चीज समझना। पहला पॉइंट, क्षेत्र धारण क्षमता कब आती है? सिंचाई के कितने दिन बाद आती है? सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद क्या आती है? फील्ड कैपेसिटी आती है। पहला पॉइंट क्लियर है? फील्ड कैपेसिटी जो है वो सिंचाई से कितने दिन बाद आती है? 2 से 3 दिन बाद आएगी। पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, ये कितने दाब पर आती है? -0.33 बार के ऊपर क्या आती है? फील्ड कैपेसिटी। क्या आती है? फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं। यानी फील्ड कैपेसिटी पे जो जल था वो उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा थी कि नहीं? अरे फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट बिल्टी तक पानी उपलब्ध था पादपों के लिए। देखो, फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में था, इसी को तो हमने उपलब्ध जल कहा था। इसी को कहा था ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ सबसे ज्यादा उपलब्ध जल होगा और यहाँ सबसे कम उपलब्ध जल होगा। क्लियर है? तो उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या होती है? उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है क्या? फील्ड कैपेसिटी होती है। क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी। यानी फील्ड कैपेसिटी पर सबसे ज्यादा जल रहता है और इसके बाद आगे आगे घटता चला जाता है। देखो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो था सेचुरेशन पॉइंट, फिर आया फील्ड कैपेसिटी, फिर आया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इस बिंदु के ऊपर मृदा की अधिकतम जल धारण क्षमता है। ये क्या है? अधिकतम क्या है? जल धारण क्षमता है। यानी मिट्टी जितना पानी धारण कर सकती है वो बिंदु कौन सा है? इससे ज्यादा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये बीच वाला जल उपलब्ध था क्या पादपों के लिए? अरे यहां से लेकर यहाँ के जल उपलब्ध था क्या? यानी उपलब्ध तो कहां से था? इन दोनों के बीच में उपलब्ध था। इसी को तो हमने कहा था उपलब्ध जल। कहा था कि नहीं कहा था? और केसी के जल भी तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये कौन सा जल है? उपलब्ध। तो इसकी ऊपरी सीमा तो क्या है? उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी। क्या होती है? और निम्नतम सीमा क्या होती है? क्या होती है निम्नतम सीमा? निम्नतम सीमा होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यानी इस सीमा के बाद जल नहीं है और इससे पहले जल नहीं है, इन दोनों के बीच में जल होता है। कौन सा? तो जहां से स्टार्ट हुआ वो ऊपरी सीमा होगी, जहां खत्म हुआ वो निम्नतम सीमा होगी। क्लियर है? एक होता है जल धारण क्षमता, यानी कोई मिट्टी कितना पानी धारण कर सकती है, वो कौन सा है? सैचुरेशन पॉइंट। कौन सा है? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। ठीक है, मैंने यही बात लिखवाई है। उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या होती है, यही मैंने लिखवाया है आपको। सिंचाई के 2-3 दिन बाद आता है, इतने बार पर आता है, ये बात हो गई। इसके बाद देखो आगे। यानी मान लो आपको खेत में भू परिष्करण करना है। क्या करना है? तो किस नमी पर, किस बिंदु पर करना चाहिए? क्षेत्र धारण क्षमता पर। अगर आपने गलती से भी इस बिंदु के बाद में करोगे तो मिट्टी में ढेले बनेंगे। क्या बनेंगे? और इससे पहले भरोगे तो मिट्टी कीचड़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्योंकि पहले तो मुक्त अवस्था में पानी घूम रहा है तो कीचड़ बनेगी, और इसके बाद में मिट्टी सूख जाती है यानी ढेले बनेंगे। यानी सबसे उपयुक्त बिंदु क्या होता है? किसके लिए? टिलेज के लिए। किसके लिए? यानी किसान अपने घर पे जैसे पापा को देखना, सिंचाई देंगे 2 दिन तक चुपचाप बैठे रहते हैं और दूसरे या तीसरे दिन जाके बुआई करते हैं। ऐसा ही करते हैं। जैसे आज बारिश हुई, आज के आज बुआई करते हो क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है, वो कहते हैं जोत सही नहीं आती, उम्रे जो बोलते हैं जिनको आप, जो रिज एंड फ्लो होता है वो सही नहीं बनता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कारण क्या होता है? मिट्टी में पानी ज्यादा होता है। या फिर जैसे देखना, आपको ऐसा नहीं होता कभी आज सिंचाई के 5 दिन बाद प्लाऊ काट रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके दूसरे या तीसरे दिन काटते हैं,
क्योंकि उस टाइम पर कौन सा बिंदु आ जाता है, क्षेत्र धारण क्षमता। तो याद रखना टिलेज के लिए सबसे उपयुक्त बिंदु क्या होता है, टिलेज हेतु उपयुक्त नमी क्या होती है, अरे क्या होती है, उपयुक्त नमी होती है फील्ड कैपेसिटी। क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी होती है। मामला सेट है नहीं आता, क्लियर है एकदम, ठीक है। दूसरा बिंदु कौन सा था, परमानेंट सॉरी स्थायी वो मलानी बिंदु। कौन सा है दूसरा, कौन सा है, मलानी बिंदु, जिसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पादप को उसकी आवश्यकता के लिए जितना जल चाहिए, अगर वो जल मिट्टी से उपलब्ध नहीं होता है तो पौधा मुरझाने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो पादप की नहीं रहता है तो पादप क्या करता है, मुरझाना स्टार्ट करता है, जिससे क्या बोलते हैं, मलानी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मलानी बिंदु कहते हैं। ये बात क्लियर है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मलानी बिंदु भी एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है स्थायी मलानी बिंदु। कौन सा होता है, स्थायी मलानी बिंदु कौन सा होता है, शॉर्ट में बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। कौन सा बोलते हैं। दूसरा होता है अस्थायी मलानी बिंदु। कौन सा होता है, अरे कौन सा होता है, अस्थायी मलानी बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, परमानेंट। यानी कि इस बिंदु पर क्या होता है कि एक बार पौधा मुरझा गया, उसके बाद अगर आप उसको एक आर्द्र चेंबर में पूरी रात के लिए रखते हो तो भी उसकी मुरझान खत्म है, उस बिंदु को तो क्या बोलते हैं। और अस्थायी मुलानी बिंदु का मतलब है पौधा मुरझाया हुआ था, आपने उठाया आर्द्र चेंबर में रखा और पौधा तैयार वापस से पहले की तरह नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं। यानी कि जैसे ही आर्द्र चेंबर में रखोगे पौधा अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है तो अस्थायी, और नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। यह आता है -15 बार पर। कितने बार पर आता है, यह आता है -12 बार पर। कितने पे आता है, इसके अंदर तो लिखेंगे पादप को आर्द्र चेंबर में रखने पर भी मुरझान क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और हो जाएगी तो क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे। एक होता है अल्टीमेट, क्या होता है, एक होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, अल्टीमेट मुरझान बिंदु, जिसको बोलते हैं UWP। क्या बोलते हैं, यह आता है -60 बार पे। किस पे आता है, यहां पर मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा या कुछ बचेगा ही नहीं, यानी मिट्टी में कोई जिंदा नहीं बचेगा। किस पे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट -60 के ऊपर आता है। ठीक है, आपके काम के कितने हैं ये, एक के अंदर तो क्या होता है आदर चैम्बर पे मुरझान समाप्त है, दूसरे में क्या हो जाती है समाप्त, कितने बार पे आता है, कितने पे आता है, और मुरझा रहे उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मलानी बिंदु। हाँ सुनील, हम भी आपके ही स्टूडेंट। अरे भाई तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, क्या पंगा हो गया भाई, हैं। सर हम कल भी नोट्स नहीं उतार सके, पहले ही ऑनलाइन। यार कल तो मैंने बंद किया था यार। हाँ जी, क्या हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, संजय सर ने कर दिया था, ठीक है। सर रोज बोलते हैं बंद मत करो, फिर भी कर देते हो। रितिका प्रजापति, सर प्लीज हमारे लिए नोट्स अपलोड करवा दीजिए। ओके डन, हाँ ये काम हो जाएगा, रितिका आज हो जाएगा। रितिका प्रजापति, प्रॉब्लम होती है सर, बिल्कुल आज नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आपके क्लास नोट्स हो जाएंगे। कैसे उतारे हम,
हम भी आप ही के स्टूडेंट है। सही है भाई विक्रम सिंह यादव, सारे दिक्कत में हो, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी समस्या का समाधान है, हो जाएगा, बिल्कुल आप फिक्र मत करना, आज तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज कोई अगर बोर्ड को हाथ लगा लेगा ना बंद करने के लिए, तो तुम टेंशन मत करना, है ना। मैं नहीं करने दूंगा, आज किसी को हाथ तक टच नहीं करने दूंगा। तुम तो गुस्सा हो गए यार, अरे तुम तो हाथ काट देंगे उसका, क्या कर देंगे उसका, हाथ काट देंगे उसका, टेंशन मत लो। तुम तो गुस्सा हो गए यार। अरे यार, अरे मुन्ना कैसे काम चलेगा ऐसे। अरे, अरे सुनील कैसे काम। पहली बात तो कहाँ से आ रहे हो आप। हाँ जी, चलो बाहर वापस, रवानगी लो। क्लास में पूछ के आते हैं ना, ये अपना सामान भी ले जाओ, ये सामान लेके जाओ अपना। पूछना उछना तो आने का काम नहीं है क्लासरूम में। ऐसे आ रहे हैं जैसे शादी ब्याह में आए हैं और बस पातर लगा के जीमना है अब। नहीं, पुरस्कार बुला दे। देखो आ जाओ। अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट कितने पे आता है, -60 बार पे। कितने पे आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आर्द्रता ग्राही पे आप लोग पीछे से याद रखना, आर्द्रता ग्राही पर सूक्ष्म जीवों के और पादपों के लिए उपलब्ध जो जो जल होता है शून्य होता है, -31 बार पर आर्द्रता ग्राही जल आता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। एक होता है जिसको बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट बिंदु, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब समझना इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में समझना। यानी होता क्या है कि हम एक मिट्टी का सैंपल लेते हैं, नमूना लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ हमने मिट्टी ले ली है जिसकी हमको मॉइस्चर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, वो मिट्टी हमने ले ली है। इस मिट्टी को हम क्या करते हैं, सेचुरेशन पॉइंट तक, यानी हमें क्या करना है, इस मिट्टी को पानी की सतह के ऊपर रखना है ताकि वो मिट्टी बहुत अच्छे से भीग जाए, उसके वृहद और सूक्ष्म रंध्रों में क्या भर जाए, पानी। यानी कुल मिला के हमें इतना याद रखना है कि इस मिट्टी को हमको लेके आना है सेचुरेशन पॉइंट पे या संतृप्त बिंदु पर। किस पे लाना है, संतृप्त बिंदु पर आ गई। तो संतृप्त बिंदु पर आने के बाद, कब की बात कर रहा हूं मैं, संतृप्त बिंदु आ गया है, हाँ देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये समझ में आ गया, समझाया नहीं तो कैसे आएगा, समझो। पहले सैचुरेशन पॉइंट तक लेके आ गए, फिर इसको क्या करते हैं, आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन देखी है, दूध के फेट निकालने के लिए जो घर घर विधि काम में लेते थे ना, उसकी चक्री देखी है सबने, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। क्या बोलते हैं उसको, यानी इस संतृप्त मिट्टी के नमूने को उसके अंदर हमें रखना है, क्या करना है उसमें, और 1000 आरपीएम से घुमाना है। कितने आरपीएम से घुमाना है, आरपीएम का मतलब क्या होता है, यानी 1 मिनट के अंदर 1000 चक्कर काट जाए वो मशीन, इतनी तेज घुमाना है, इसको बोलते हैं आरपीएम। पधारो, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, आरपीएम। क्या बोलते हैं इसको, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कितने राउंड आने चाहिए, कितने टाइम के लिए ऐसा चलाना है, 30 मिनट तक। कितने मिनट तक, 1000 आरपीएम पर 30 मिनट तक घुमा दो, जितना पानी निकलना था निकल जाएगा। जैसे इसी प्रिंसिपल पर काम करती है आपके कपड़े धोने की मशीन, देखी आपने, कपड़े धो लिए, फिर साइड में एक छोटा सा डिब्बा बना होता है, उसमें कपड़े डाले, बंद किया और चालू कर दिया, वो क्या करती है, गोल घूमती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पानी उसमें से निकल निकल के भग जाता है, समझ गए, और कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं, वही नियम हमें यहाँ लगाना है। और 30 मिनट के बाद जो नमी बच जाती है वो क्षेत्र धारण क्षमता के लगभग बराबर बचती है। किसके बराबर बचती है,
किसके बराबर होती है? काफी बार पूछा जाता है कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट बिंदु के ऊपर जो नमी होती है वो किसके बराबर होती है? तो ध्यान रखना, मॉइस्चर इक्विवेलेंट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पर जो नमी होती है वह लगभग किसके बराबर होती है? फील्ड कैपेसिटी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? फील्ड कैपेसिटी के बराबर होती है। हेलो, हाँ जी सही है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक की बात में, तो ये समझ में आ गया। इसकी परिभाषा लिख देते हैं, संतृप्त। और याद रखना जो मिट्टी का नमूना लिया था ना वो 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। कितना होता है? उसके बारे में मैं साफ साफ लिख देता हूं, 1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बता दो मुझे दिक्कत है तो। अरे सही है ये बात है, ठीक है। मृदा नमी को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं जल के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले नंबर पर आ गया भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण आ गया? भौतिक वर्गीकरण में हमने जल को कितने भागों में बांट रखा है? कितने भागों में बांट रखा है? पहला कौन सा है? कौन सा है? गुरुत्वीय जल। कौन सा है? गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल की बात कर लेते हैं। गुरुत्वीय जल के अंदर हमें ये याद रखना है, नोट कर लीजिए, है ना? आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो भाई। उतार लीजिए, इसको नोट कीजिए। मैं आता हूं, आप लोग नोट कीजिए। क्या स्पेशल खिलाएं? खिलाएं क्या स्पेशल लाई हो आज? हैं? बकरे लाई हो क्या वहां से? हेलो, हाय, क्या कर रहे हो? कहीं नहीं यार, क्लास ले रहा था, लास्ट क्लास थी, इधर से 1 मिनट और है। ठीक। हम्म। फटाक से, अगर सुनील ने नहीं उतारा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे ही सुनील उतार लेगा उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा।
हाँ सुनील, उतार दे, मुझे बता देना। इसको ही बोल दे तेरा नंबर दोबारा से आने वाला है। मैंने 3 बार पीछे देखा था, तीनों बार तो हंसती हुई दिखी मुझे। ओके, उतार लिया सुनील ने, तो फिर आगे कर देता हूँ। लिख दो, उतार दो इसको भी। अरे तुम लोगों को अगर मैं
उतार लिया तो आगे उतारो भाई, फिर आपका जो टाइम है उसी पे आओ भाई। मैं तो आपका भला चाह रहा था यार। भला तो तब होता ना आपका जब आप यूं कहते कि सर कोई दिक्कत नहीं, हम संघर्ष कर लेंगे, हम दुख सह लेंगे। अब तुम तो चाहते हो राजा महाराजाओं की तरह तुम्हें ऐसे तकिया कलाम देके बिठाऊं और फिर तुम पढ़ो, नहीं तो तुमसे लिखा नहीं जाएगा। हाँ जी, मॉइस्चर इक्विवेलेंट पॉइंट। हिंदी में कह देंगे इसको, हिंदी में कह देंगे मॉइस्चर नमी बिंदु। सॉरी क्या, हाँ, इक्विवेलेंट नमी बिंदु क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट नमी बिंदु। सही, तुल्यांक बोलते हैं इक्विवेलेंट को, तुल्यांक ही बोलते हैं ना। नमू नमी तुल्यांक बिंदु ऐसा कुछ होता है। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्यांक की भार ऐसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट को तुल्यांक की भार बोलते हैं, तो इसको हिंदी में तुल्यांक बोलते हैं। तो ऐसा कुछ ही होता है इसका एग्जैक्टली। और मॉइस्चर इक्विवेलेंट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इसका हिंदी में आपको दिया हुआ मिले। कर दूं नेक्स्ट? हाँ, ये वापस तो था। 1 सेंटीमीटर एक सॉइल की मिट्टी की परत लेते हैं, उसको संतृप्त बिंदु तक भिगो देते हैं, यानी कि उसमें सूक्ष्म और बृहद अंदर पानी से भर देते हैं। उसके पश्चात उसको 1000 आरपीएम के ऊपर, कितने आरपीएम पर, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए घर भर विधि से गोल गोल घुमाते हैं। उसके बाद जो नमी निकल गई उसको निकल जाने दो, जो बच गई उस नमी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसका एक बार मैं कल और देख लूंगा, बाकी इसका आप लोग हिंदी में नाम लिख दीजिए, नमी तुल्यांक बिंदु ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, देखिए क्या बोलते हैं। तुल्य नमी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तुल्य नमी। तुल्यांक नहीं होता है, तुल्य नमी होता है। हिंदी में बोलते हैं तुल्य नमी। आगे चलें। अब देखो इसके बाद में बात कर रहे थे भौतिक वर्गीकरण में 3 प्रकार का जल होता है। पहला कौन सा था, अच्छा, गुरुत्वीय जल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट से कहाँ तक होता है, फील्ड कैपेसिटी के बीच में। किन के बीच में होता है, कौन सा जल पाया जाता है, ये मिट्टी से बाहर किसकी वजह से निकलता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। किससे निकलता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मृदा से कहाँ जाता है, गहराई में जाता है। ये कौन से बिंदुओं को, कौन से रंध्रों में होता है, अरे ये कौन से रंध्रों में भरा रहता है ये जल, कौन सो में रहता है, बृहद रंध्रों में भरा रहता है। कौन से रंध्रों में रहता है, कितने बार के ऊपर आता है ये, 0 से
-0.33 बार के बीच में ये जल रहता है। पादपों के लिए उपलब्ध है क्या? ये जल्दी से निकल गया इसलिए उपलब्ध नहीं है, तो ध्यान रखना पादपों के उपयोग में नहीं आता है। किसके उपयोग में नहीं आता है? पादपों के उपयोग में नहीं आता है। इस बात का भी आपको उतना ही विशेष ध्यान रखना है। अगला बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं। गुरुत्वीय जल हो गया, अब कौन सा है? केशिकीय जल। कौन सा जल है? केशिकीय जल। इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछे कि ये कहां से कहां तक रहता है, तो ये फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक जो कोफिशिएंट HC पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था? आर्द्रताग्राही स्थिरांक, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में पाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? दूसरा बल क्या होता है यहाँ? 0.33 से -31 बार के मध्य जो जल होता है वो कौन सा जल होता है? कौन सा होता है? कौन से रंध्रों में होता है ये जल? कौन से रंध्रों में होता है? अरे कौन से में होता है? सूक्ष्म रंध्रों में। कौन से रंध्रों में पाया जाता है? सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। अरे यार इतना तो तुम लोगों को मैंने समझाया था, केशिका का मतलब सूक्ष्म ही तो होता है। और सबसे अंतिम बात, ये पादपों के लिए क्या होता है? उपलब्ध होता है। किसके लिए? पादपों के लिए उपलब्ध रहता है। ध्यान रखना, पादपों के लिए क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? है क्या दिक्कत है? सबसे तीसरा कौन सा है? आर्द्रताग्राही, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये कहाँ रहता है? ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। कोई दिक्कत है इसमें? है क्या दिक्कत? इसके बाद बात करें तो ये -31 बार से कहाँ रहता है? 31 बार से ऊपर के फंक्शन पर या बल पर रहता है। ये जो है वो कणों के चारों तरफ बहुत मजबूती से चिपका रहता है। किन के चारों तरफ? मर्दा कणों के। मर्दा कणों के चारों तरफ पतली परत के रूप में चिपका रहता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? सामान्यतया जो आर्द्रताग्राही जल है ये जलवाष्प के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? जलवाष्प के रूप में रहता है। कणों के बीच में गमन भी करता है, वाष्प के रूप में करता है। किस रूप में करता है? ये उपलब्ध होता है क्या? तो फिर अन्न उपलब्ध रहता है। कोई डाउट है क्या इसमें? बहुत बढ़िया। मृदा जल का एक वर्गीकरण और बचा है, बाकी सारे वर्गीकरण हो गए हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना इनफ है। हाँ सुनील, आराम से उतार लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे उतारना, सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारना।